चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। वेलकम टू ऑल बच्चों। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चेक कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो एबीएसटी और एबीएसटी के अंदर चलने वाला आपका सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एक तो आपका न्यूमेरिक या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बोलूँ, एक तो ये चलेगा और एक चलेगा आपका EAFM यानी कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। उसमें एक सब्जेक्ट आपका चलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दो प्रैक्टिकल जो है वो इस साल आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिए। तीसरा आपका जो चलता है BADM, उसमें आप पढ़ते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट हैं। हम जो बात करने वाले हैं और हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग हमारे चैनल्स पे, ये दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो आज क्योंकि पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कॉस्ट की। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। और जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैंने पहले भी हमेशा जो आपके साथ बात करी है और जो हमने फोकस करा है वो फोकस हमेशा किस पे रहा है, हमारा प्रैक्टिकल्स पे ही फोकस रहा है। और वो बच्चे बिल्कुल जीत में जाते हैं बेटा जो प्रैक्टिकल्स करते हैं। देखो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए अपने को, सब्जेक्ट को थ्योरी में घुसने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो देखिए अभी आपने जो सेमेस्टर 2 का पेपर दिया उसमें आप देखिए जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है एक बार उसको उठा के देखिएगा। उसमें 3 यूनिट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, 3 यूनिट यानी कि 16-16 नंबर के 3 यूनिट। तो 48 नंबर का प्रैक्टिकल एक तो आपका वो आया और 100 में से 48 तो ये हो गया आपका। ठीक है, और उसके अलावा जो थ्योरी क्वेश्चन थे उसमें भी मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन और होंगे। अगर मैं 4 भी मान लूँ 2-2 नंबर के तो 8, 56 नंबर का तो प्रैक्टिकल आया। तो जो बच्चा एक्चुअल में पूरा का पूरा इसके अलावा 3 यूनिट होगी, 2 यूनिट और थी उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों था, है ना, तो कंप्लीट था। यानी कि नेट नेट अगर आप एनालिसिस करें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए थे स्टैट्स में, तो आप जो पेपर अटेम्प्ट कर पाए वो पेपर था 50 से भी कम नंबर का जो आपने अटेम्प्ट किया। अब अगर 50 से भी कम का अटेम्प्ट करेंगे तो आप देख लो हमारा क्या परसेंटेज आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी लगे कुछ को खराब लगे, बट प्लीज़ आप लोग श्योर श्योर किस पे फोकस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल पे फोकस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है हम लोग बढ़िया से एंड में बात करते हैं और अच्छी पॉजिटिव नोट की बातें करते हैं। तो बेटा टोटल 5 यूनिट आपके पास हैं। और देखिए जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पहली क्लास में रहते हैं, पहले मैं जल्दी से मैं वो आपका क्लियर कर देता हूँ, देन फिर हम लोग आगे मूव ऑन कर जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये कि बच्चे पूछते हैं सर ये लगभग लगभग कितने टाइम का सिलेबस है। तो बेटा ये लगभग लगभग जो सिलेबस है वो 65 से लेके 80 to 85 क्लास तक का ये सिलेबस है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आप कितने टाइम में करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हो जल्दी भी, साथ साथ पढ़ना चाहते हो साथ साथ, तो लगभग एक तो इतना टाइम इसमें अंदर लगने वाला है। साथ साथ मैं एफएम का ही बताता हूँ, एफएम भी जो है वो लगभग लगभग 55 से लेके 70 क्लास का एफएम सब्जेक्ट भी आपका होने वाला है। ठीक है, तो दो दो प्रैक्टिकल चलेंगे साथ में, तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। हम लोग अभी सितंबर में चल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड के आसपास हमारे एग्जाम हो सकते हैं। तो यानी कि लगभग हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड बचा है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी हमको पढ़ना है। ठीक है, 5 आपकी वही इसमें यूनिट है इस साल। और कौन कौन से चैप्टर हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा। चैप्टर जो आपके हैं मेन मेन, एक तो है आपका मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, हाँ फिर मैं आपसे भी आगे बात करूंगा कि कॉस्ट होती क्या है, क्या क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आज। तो एक मटेरियल है, देन एक चैप्टर है आपका लेबर, देन चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपका ओवरहेड। है ना, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फाइन, बस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए इसलिए। एक आपका रहेगा बेटा यूनिट कॉस्टिंग। एक आपका चैप्टर नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। एक रहेगा बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज प्रोसेस अकाउंटिंग। ठीक है, एक रहेगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपका रहेगा। ठीक है, एक आपका रहेगा बजटरी कंट्रोल जिसको बोलते हैं बजट। एक आपका चैप्टर रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 9 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहेगा आपका। ठीक है, और एक आपका रहेगा वो रहेगा मार्जिनल कॉस्ट।
तो इस पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलिए मैं पूरा लिखता हूँ ताकि आप फिर मैं डिटेल में आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, अच्छा इस साल सिलेबस में एक चेंज है, प्लीज ध्यान रखिएगा। एक चैप्टर चलता था इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड और रिकंसिलिएशन वाला, वो इस साल कट चुका है ना, ये ध्यान रखिएगा, वो चैप्टर कट चुका है। वो आगे जब आप क्लासेस देखेंगे तो मैं आपको सब बता दूंगा। चलिए आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले बात हम कर रहे हैं किसकी, आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। क्या है सब्जेक्ट? है हमारा अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा इतने सारे ये सब कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, है ना, ये सब कॉस्ट लगाओ इन सबके। देखो कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग लागत, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। दैट मीन्स whatever the sacrifices, whatever the cost, or we can say whatever the payments for the manufacturing of a goods or providing services, यानी कि किसी भी गुड्स को बनाने में मेरा जो भी आउट ऑफ पॉकेट पैसा लगा है, जो भी मैंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो सब किस में आते हैं बेटा? वो सब कॉस्ट में आते हैं। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो गुड्स को बनाने में, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो सर्विसेज देने में। ठीक है, तो इनमें जो भी आपका पैसा लगता है या जो सेक्रीफाइस आपको करने पड़ते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉस्ट। ठीक है, देखिए कॉस्ट ध्यान रखिएगा हमेशा, कॉस्ट का जो एस्टिमेशन है वो एस्टिमेशन प्रोडक्शन के पहले लगाया जाएगा, फिर प्रोडक्शन के पहले लगाया जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर का मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ और मेरा एस्टिमेशन ये कि नहीं यार बहुत सारे मार्कर की खपत होती है, तो मान लो मुझे मार्कर का बिजनेस करना है, तो क्या मैं पहले प्रोडक्शन यूनिट लगा लूँ क्या और उसके बाद कॉस्ट निकालूं? अगर ऐसा करूंगा तो बेवकूफ़ी हो गई, है ना, क्योंकि मान लो मैंने प्रोडक्शन यूनिट लगा ली, प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, मेरी कॉस्ट आ रही है 16 रुपये, मैं मार्केट में गया बेचने में, चलो इवन 17 रुपये में बेचने चला गया, मैंने कहा 16 का पड़ रहा है 17 का बेचूंगा। वहां जाके दुकानदार मेरे को बोलता है कि सर 15 रुपये का तो मेरे से ले जाओ ना आप, ऐसा मार कर, है ना, तो क्या हो जाएगा? मेरी पोपट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। फाइन, तो इसलिए बेटर है कि मैं पहले ही क्या करूं, कॉस्ट का एस्टिमेशन मैं पहले लगाऊं। अगर मैं पहले ही एस्टिमेशन लगा लेता और मेरी कॉस्ट 16 रुपये है, मुझे पता है, और मुझे पता लग रहा है कि मार्केट में तो होलसेल में 15 का बिक ही रहा है, इसका मतलब बिजनेस करना बेकार है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, बोलो सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी कॉस्ट 16 रुपये आ रही है और मार्केट में 15 का बिक रहा है? बिक सकता है ना बेटा। क्या होता है बेटा, जो बड़े लेवल के प्रोड्यूसर होते हैं ना, उनकी कॉस्टिंग कम आती है, और जब उनकी कॉस्टिंग कम आती है तो वो आपसे सस्ता बेच सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपकी कॉस्टिंग कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले प्रोडक्शन करने के या सर्विस प्रोवाइड करने के पहले ही कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाया जाता है। ठीक है, चलिए कॉस्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा 11th और 12th में, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कॉस्ट होती है दो तरह की बेटा, एक होती है फिक्स कॉस्ट, है ना, इन्हें बोलते हैं स्थिर लागत। एक होती है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। तो देखिए जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका डेफिनेशन क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है बेटा? फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट विच हैज नो रिलेशन विद द प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस और प्रोडक्शन डिक्रीजेस दिस कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कॉस्ट क्या रहेगी? कांस्टेंट, सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने कोई बिजनेस चालू करा, बैंक से लोन लिया, आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट हर महीने आपका लगता रहेगा। बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस चालू है या बंद है, आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इट विल रिमेन कांस्टेंट। या रेंट ऑफ द फैक्ट्री और बिल्डिंग, आपने जिस फैक्ट्री या बिल्डिंग से आप काम कर रहे हैं वहाँ आप जो रेंट चुका रहे हैं वो रेंट भी क्या रहता है? वो रेंट भी आपका कांस्टेंट रहता है ना, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें या कम करें। सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट और सैलरी ऑफ द गार्ड, किसी को भी अगर आप फिक्स सैलरी दे रहे हैं तो वो भी क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, तो फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब? इट इज द कॉस्ट विच हैज नो रिलेशन विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, प्लीज ध्यान रखिएगा, हम लोग एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। एक होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसे कहा जाता है परिवर्तनशील लागत, है ना,
हम लोग दोनों वर्ड के देखिए बेसिकली जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये एक नॉर्मल जो हम लोग बातचीत की लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा हम उसमें ही पढ़ते हैं, और जो टिपिकल वर्ड आएंगे वो मैं दोनों बाय लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, इट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट विच हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रोडक्शन। इफ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, total variable cost also increases, and if we decrease the level of production, total variable cost also decreases। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका सही ये मतलब है कि अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्शन कम करूंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करूंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे जैसे आपका फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब मान के चलिए जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं ये मार्कर बनाने का बिजनेस करना चाहता हूँ, मार्कर में देखो बेटा एक कैप लगा हुआ है, मान लीजिए ये कैप की कॉस्ट है 2 रुपए। अब अगर मैं मान लो 100 यूनिट बनाऊंगा तो 2 रुपए का कैप आता है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 200 रुपए। लेकिन अगर मैं 500 बनाऊंगा, अगर मैं 500 मार्कर बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट आएगी 1000 रुपए। अगर मैं प्रोडक्शन जीरो कर दूंगा तो मेरा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन चार्ज सीधा लिंक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लास्ट फटाफट से, क्योंकि हम लोग देखो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। एक होता है लास्ट आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, देखो अभी तक आपने जो पढ़ा वो अलग है। ठीक है, अलग क्या है मतलब, वो बेसिक लेवल जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा तो आपको पढ़ाया होगा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है द चेंज इन द टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। यानी कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से मेरी टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा उसे ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। ऐसा आप पढ़ के आए हो। मान लो आप 10 यूनिट बना रहे हो, कॉस्ट आ रही है 60 रुपए। 11 यूनिट बना रहे हो, कॉस्ट आ रही है आपकी 68 रुपए। तो आपको पढ़ाने वाले ने सही पढ़ाया, उन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा गया है कि भाई चेंज इन द टोटल कॉस्ट कितना 8 का, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट, है ना। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 8 रुपए। अब आप बात समझो, अभी अभी आपने पढ़ा, देखो टोटल कॉस्ट के दो ही पार्ट होते हैं, या फिक्स या वेरिएबल। देखो फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना है ही नहीं, प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, लेना देना किसका है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट का जन्म, मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किसकी वजह से बनता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बनता है। तो ध्यान रखिए, अब यहाँ पर इस लेवल पे अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट लिखा रहेगा, तो उसको आप वेरिएबल कॉस्ट ही मानेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जूनियर लेवल पे अलग अलग पढ़ाया जाता है, इस लेवल पे आके क्योंकि दोनों सेम मान लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे तो हम उसका मतलब बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर जो है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और जोरदार है आज जो मैं चालू करूंगा। तो जो चैप्टर मैं आपके लिए आज चालू कर रहा हूँ बेटा, वो चैप्टर है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चैप्टर यही है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और जैसा कि बोल रहा हूँ कि यार चैप्टर है ना एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ना केवल ये, देखो 16 नंबर का तो फिक्स क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है नो डाउट, क्योंकि जिस यूनिट में ये चैप्टर है उस यूनिट में इसके अलावा और कोई चैप्टर है ही नहीं। इस साल आपके पास सिलेबस में आएगा मेक और बाय, पर वो मार्जिनल कॉस्ट वाला ही पार्ट है, तो एक तो इसलिए बड़ा जरूरी है। प्लस आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ ये दूसरे नाम से दिया हुआ है, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, है ना, सीवीपी एनालिसिस को हम बोलते हैं, वहां पर ये इस नाम से भी सेम चैप्टर है 100%। तो ना केवल ये एफएम में 16 नंबर का है बल्कि यहाँ भी 16 नंबर का है। और अगर मैं मान लूँ कि एक एक दो दो इसमें छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी 2-2 नंबर वाले भी आ जाएंगे, तो मोटा मोटी आप ये मान लो भाई कि ये अकेला चैप्टर कितने नंबर कवर कर लेगा, 40 नंबर कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे कि भाई मुझे कोई बिजनेस करना है या नहीं करना है, मुझे किसी चीज का प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, क्या मुझे गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे अगर मुझे मान के चलिए साल में 5 लाख रुपए कमाने हैं
तो मुझे कितना माल बेचना चाहिए, या अगर मैं साल भर में 50 लाख का माल बेचता हूं तो मुझे उसमें कितना प्रॉफिट होता है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। चलिए मार्जिनल कॉस्ट हम शुरू करें, बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। देखो होता क्या है, एक तो होता है बेटा सेल्स, तो आप लोग बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। सेल्स में से बेटा अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले क्या माइनस कर दो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं भैया, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अंशदान, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है ना, हाँ तो आप एडजस्ट कर लेना। चलिए तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन बनता है बेटा। कंट्रीब्यूशन बहुत आगे जाके आपको काम आएगा, क्योंकि इसी पर है ना डिसीजन होता है कि हमें आगे बिजनेस करना है नहीं करना है, या हमें कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला वो हमें पूरा करना है या नहीं करना है। और फिर कंट्रीब्यूशन में से पता है हम क्या माइनस करेंगे बेटा, हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा आपका डेटा नेट प्रॉफिट। अच्छा कॉस्टिंग में वैसे नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट अलग अलग नहीं होता है, इसको सिर्फ प्रॉफिट भी कहा जाता है ना, दैट इज द ओनली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आल्सो नो, ठीक है। चलिए तो अभी आप देखिए, अगर मैं इसमें इमेजिनरी डेटा भर दूं तो मान लो आपका जो वेरिएबल जो सेल्स है मान लो 150 रुपये का है ना, वेरिएबल कॉस्ट है 90 रुपये का, तो आप देखो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का रहेगा, 60 रुपये का रहेगा। और मान लो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है आपकी 25 रुपये की, तो प्रॉफिट कितना रहेगा, प्रॉफिट रहेगा आपका 35 रुपीज़ का, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या, अच्छा इसके अगर मैं आपको साइन और लगा के, तो सेल्स को लिखेंगे एस, को लिखेंगे वी सी, को लिखेंगे सी, को लिखेंगे एफ, और इसको लिखेंगे। अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूं कि यार एस माइनस वी सी करो या एफ प्लस पी करो, दोनों में से आप कुछ भी करो, मिलेगा क्या भैया, मिलेगा आपको कंट्रीब्यूशन। देखो दोनों इक्वेशन सही चल रही है, अगर आप एस माइनस वी सी करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अगर आप एफ प्लस पी करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन वाला हमारा मैटर होता है, फाइन। चलिए अब जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप क्या क्या इसमें सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एक बिजनेसमैन के माइंड में जितने क्वेश्चन आते हैं सब आप इसमें सीख जाओगे, है ना। कि आपको कितनी सेल करनी चाहिए, कितना प्रॉफिट करना चाहिए, है ना। अगर आप साल में 20 लाख कमाना चाहते हो तो कितना सेल करो, अगर आप 5 करोड़ का सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, है ना। एक वर्ड इसमें आएगा आपके आगे, ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, बीईपी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि सेल्स का वो लेवल जहां ना तो आपको प्रॉफिट होता है और नहीं आपको लॉस होगा, ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। चलिए बाकी मैं आपको क्योंकि देखो ये फर्स्ट क्लास है, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला हूँ, मैं अभी यहाँ इतना ही पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो इन सबको मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, पर कुछ बेसिक चीजें जो आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ अगले 5-7 मिनट और फिर मैं क्लास को ओवर कर दूंगा। प्लीज प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि 3 चैप्टर हैं बेटा, और सॉरी 3 आपके सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट है, एफएम है और आपका कंपनी लॉ है। प्लीज प्लीज तीनों को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आगे जाके अगर आपके मार्क्स बिगड़ जाएंगे और 55% के नीचे आप रह जाओगे तो ध्यान रखिए आपको आगे किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि जिन बच्चों का भगवान नहीं करे पर कुछ बच्चे, मुझे पता है कुछ बच्चे के काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, हालांकि हमारे यहाँ तो नहीं है, काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में भी बैक है। बेटा अगर आपका सेमेस्टर 1 में भी बैक है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस आपको ये तीनों के तीनों करने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी क्लासेस लगभग लगभग जो है वो 70 से 80 क्लासेस होती हैं, है ना। लगभग आपका मैंने बताया 70-80 क्लास का कोर्स है और लगभग लगभग 60 क्लास का कोर्स, यानी कि ऑन एवरेज घुमा फिरा के आप चलोगे ना तो लगभग 200 या 210 क्लासेस का कोर्स आपके पास ये है, ठीक है। तो डेली के कम से कम 2 क्लास देखोगे तो भी आपको 100 दिन चाहिए, एंड यू बिलीव मी और नॉट आपके पास एग्जाम के लिए लगभग 100 ही दिन बचे हुए हैं। देखिए हो सकता है, देखिए जो बच्चे मेरे से दोबारा पढ़ रहे हैं, मुझे रिपीट कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं कोई फालतू बात क्लास के अंदर बोलता नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो लगभग लगभग नियर टू फैक्चुअल होता है, फैक्ट होते हैं, गड़बड़ काम कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि मेरे को देखो सालों साल आपको पढ़ाना है, एक बार का काम नहीं है। तो
पर हो सकता है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लग रहा हो कि यार ये तो अलग अलग टाइप की बातें बता रहे हैं, ये तो कुछ फिक्टिशियस चीज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आज देखिए जो डेट है वो लगभग लगभग आज 10 सितंबर हो चुका है, 10 सितंबर को मैं क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। और आप मान के चलिए लगभग लगभग 100 दिन के आसपास ही आपके पास हैं। अगर आप मेरे वर्ड को अच्छे से मार्क कर लेंगे, पढ़ना चालू कर देंगे, तो जरूर आप फायदे में रहेंगे। एंड यू बिलीव मी और नॉट, जो पहले बच्चे पढ़े आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं इजीली। लगभग लगभग और नहीं तो 70-80 मार्क्स का ही तो एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, इतना पेपर तो आता ही है टू द पॉइंट। जो हम लोग पढ़ाते हैं डॉट टू डॉट वो आ जाता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, पर मैं क्योंकि कंजर्वेटिव हूँ थोड़ा सा कम बताता हूँ हमेशा, तो भी इतना आएगा ही सही। अभी भी देखिए जो टैक्स का पेपर हुआ उसमें हमारा 92 नंबर का आया, और जो स्टेट्स का पेपर हुआ था उसमें 86 नंबर का पेपर, टू द पॉइंट डॉट टू डॉट। क्वेश्चंस जो बोर्ड पे कराए हुए थे वही है, सबको कराते हैं, आपको भी करा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, मैं बस यही चाहता हूँ आप ईमानदारी से पढ़िए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल जो हम लोग का नंबर है उस पर आप एक बार अपना मैसेज छोड़ दें और हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरी चल रही है, तो बिल्कुल आप हमसे किसी भी तरह का काउंसलिंग प्रोग्राम इसमें ले सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्लासेस आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपको मेरे साथ जो टाइम लगेगा पढ़ने में उसको अच्छे रिजल्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकें। खैर इतने सालों से कन्वर्ट हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है जो जो बच्चे पढ़ेंगे उन सबको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप सभी अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।